बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 106 से लेकर 110 तक 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप 5 मैथमेटिक्स पर न्यू स्टूडेंट हैं तो इसको प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, स्क्यूज़ थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। तो ये फंक्शंस के लिए भी एक स्क्यूज़ थ्योरम होता है, और अब हम यहाँ पे सीक्वेंसेस के लिए भी स्क्यूज़ थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, आपने FSC में जो है वो फंक्शंस के लिए पढ़ा होगा, यहाँ पे हम सीक्वेंसेस के लिए भी स्क्यूज़ थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। लेट करेंगे हमारे पास एक सीक्वेंस AN है, दूसरा सीक्वेंस BN है और तीसरा सीक्वेंस CN है। ये 3 सीक्वेंस है हमारे पास। सपोज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट, आप लेट करें कि हमारे पास एक कैपिटल N एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए AN जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू है BN, और BN जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू है CN से। सॉरी, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू n। ठीक है, यानी कि हमारा जो n है वो नेचुरल नंबर से आएगा। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जो AN है वो छोटा है या बराबर है BN से, और BN छोटा है या बराबर है CN से। वो कहता है स्क्यूज़ थ्योरम अब ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN वो L के बराबर है, और अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी CN वो भी L के बराबर है, यानी कि अगर आप दो साइडों वाले जो सीक्वेंस है इनकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करें और वो किसी एक नंबर L के बराबर आ जाती है, तो जो सीक्वेंस इनके दरमियान में फंसा हुआ है तो वो कन्वर्ज भी करेगा और उसकी भी लिमिट क्या होगी, L ही होगी। तो देखें, स्क्यूज़ थ्योरम को सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच का क्या मतलब होता है, दो जो बर्गर हैं या जो दो बंद होते हैं उनके दरमियान वो जो मटेरियल होता है वो सैंडविच होता है। ठीक है, यानी कि जो सैंडविच होता है उसके दरमियान जो आलू का मसाला होता है वो फंसा होता है दो जो सैंडविच के दरमियान। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि दो फंक्शंस के दरमियान एक तीसरा फंक्शन फंस गया, और दो फंक्शन जो साइडों वाले हैं उसकी लिमिट L है, और जो दरमियान वाला होगा फिर वो कन्वर्ज भी करेगा और उसकी लिमिट भी किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। हम इसकी 2 एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। show that the sequence Bn is equal to sin n बटा n converges and find its limit। हमने शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है और इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए हर n जो है वो अगर रियल नंबर है तो साइन n, कोई भी आप साइन की वैल्यू लें, कोई भी साइन के लिए एंगल लें तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहती है। ये चीज़ कॉस के लिए भी ट्रू है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने याद रखना है कि साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन है कि इनकी वैल्यू कभी भी -1 और 1 से -1 से कभी छोटी नहीं होती और 1 से कभी बड़ी नहीं होती, यानी कि ये दो नंबर्स के दरमियान हमेशा इसकी वैल्यू आती है, -1 के दरमियान और 1 के दरमियान। अब देखें, हमें साइन n के नीचे क्या चाहिए, n। तो पूरी ये जो इनइक्वालिटी है इसको यहाँ पे भी n से डिवाइड करें, यहाँ से भी n से डिवाइड करें, यहाँ से भी n पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, n जो है वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर था, कोई भी n पॉजिटिव नंबर था, हमने क्या किया उससे पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड किया, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। n पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे जैसे वे पहले थे। अगर n नेगेटिव होता तो जो लेस दैन था वो ग्रेटर बन जाना था, इस तरह के फिर वो चेंज आ जाती है। अब ये जो पहला फंक्शन है इसको हमने AN बोल दिया, तीसरा फंक्शन जो है इसको हमने CN बोल दिया। ठीक है, अब अगर हम इनकी AN की लिमिट फाइंड आउट करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो 0 होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो वो किस तरफ जाता है, 0 की तरफ। तो जब आप नीचे बटे में इन्फिनिटी लगाएंगे 0 की तरफ। इस तरह CN की अगर आप लिमिट फाइंड आउट करें तो बटे में क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो देखें बाय स्क्यूज़ थ्योरम क्या कहता है कि AN अगर लेस दैन है इक्वल टू BN के और BN लेस दैन आर इक्वल टू है CN के, तो देखें फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन n बटा n की लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि देखें ये जो दो साइडों वाले फंक्शन है इनकी लिमिट क्या बनी, 0। तो ये फंक्शन दरमियान वाला जो है ये इनके दरमियान फंसा हुआ है, तो इसकी लिमिट भी स्क्यूज़ थ्योरम की मदद से हमने क्या लिख दी, 0 लिख दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंसीडर द सीक्वेंस Bn इज इक्वल टू -1/2 की पावर n एज
देखेंगे अगर आप ये माइनस जो है बाहर निकाल लें, माइनस बाहर निकाल के 1/2 की पावर n और -1/2 की पावर n और 1/2 की पावर n, ये फंक्शन जो है, ये वाला जो गिवन सीक्वेंस है, ये इन दो सीक्वेंसेस के दरमियान फंसा हुआ है, माइनस वाला और प्लस वाले के दरमियान। यानी इसकी वैल्यू जो होगी, आप कोई भी n रखें, n की कोई भी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू हमेशा इस सीक्वेंस से बड़ी होगी और इस सीक्वेंस से छोटी होगी। ठीक हो गया? तो मीन्स के ये दो सीक्वेंसेस के दरमियान फंस गया है ये सीक्वेंस। ठीक है, तो जब देखें कि हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 की पावर n, इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर बटे की शक्ल में है तो आप उसकी n की पावर बहुत बड़ी कर दें, इन्फिनिटी कर दें, तो वो 0 की तरफ चला जाता है, बहुत छोटा हो जाता है नंबर। अब दूसरा फंक्शन ये वाला, ये भी सेम है कि अगर 1/2 की पावर n को आप इन्फिनिटी कर दें, बहुत बड़ा नंबर कर दें, तो ये भी किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ। अब देखें ये जो दोनों साइडों वाले फंक्शंस हैं, दोनों साइडों वाले जो सीक्वेंस हैं, इनकी लिमिट किस तरफ जा रही है, 0 की तरफ, और ये वाला सीक्वेंस इनके दरमियान फंसा हुआ है। तो सीक्वेंस स्क्वीज थ्योरम का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक फिर क्या होगा कि ये जो दरमियान में फंसा हुआ सीक्वेंस है, उसकी लिमिट भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है। तो अगर हमारे पास सीक्वेंसेस देखें इस तरह के हैं, r की पावर n, अगर हमारे पास सीक्वेंस r की पावर n है, तो r की पावर n 0 की तरफ कब जाएगा, जब r हमारा लेस दैन 1 होगा। यानी कि देखें मैंने आपको बताया था ना कि r अगर लेस दैन 1 है, लेस दैन 1 का क्या मतलब है कि r हमारा बटे की शक्ल में है, फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो जो नंबर फ्रैक्शन की शक्ल में होगा उसकी आप अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी कर दें तो वो 0 की तरफ चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये दो आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं। r की पावर n 1 की तरफ कब जाएगा, जब r की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि r की वैल्यू जब यहाँ पे 1 आप रखेंगे तो 1 की पावर कोई भी लें वो हमेशा 1 ही आती है। ठीक है। r की पावर n इन्फिनिटी की तरफ कब जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ तब जाएगी जब r हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, तो r की पावर n सीक्वेंस जो हमारा होगा वो डाइवर्ज करेगा अगर हमारा r लेस देन और इक्वल टू -1 है। तो देखें ये हमारा सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस r की पावर n दो आर की वैल्यूज़ के लिए ये कन्वर्ज करता है और 2 आर की वैल्यूज़ के लिए ये डाइवर्ज करता है। ये पहली दो जो है ये कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है और इसकी तरफ 0 की तरफ जा रही है, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। और इन्फिनिटी की तरफ कब जा रही है, जब r हमारा ग्रेटर दैन 1 होगा। ज़ाहिर बात है जब हमारा 2 की पावर n होगी तो 2 की पावर n बहुत बड़ा नंबर बनता जाएगा जब हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह जब r हमारा लेस दैन और इक्वल टू -1 होगा तो ये भी क्या होगा, ये हमारा r की पावर n डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये आपने कंडीशंस MCQs के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर m सच दैट an इज लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। कोई भी सीक्वेंस an है अगर हमारे पास, वो बाउंडेड अबव कब होगा, अगर आपको कोई ऐसा रियल नंबर m मिल जाए। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा रियल नंबर m मिल जाए कि वो सीक्वेंस की तमाम जो टर्म्स हैं उस m से छोटी हों, तो m जो है वो उसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, और सीक्वेंस कहलाएगा कि ये बाउंडेड अबव है। फ़र्ज़ करें सीक्वेंस हमारे पास है, सीक्वेंस आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सीक्वेंस में 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखें ये m जो है, m की वैल्यू यहाँ पे 5 है। 5 ऐसा नंबर है जिससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स या तो बराबर हैं या फिर उससे छोटी हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई m मिल जाए, ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स छोटी हों, वो सीक्वेंस कहलाता है बाउंडेड अबव। और इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा स्मॉल m मिल जाए कि जिससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स बड़ी हों, जिससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स बड़ी हों, वो क्या कहलाता है, बाउंडेड बिलो कहलाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, फिर उसको हम ओवरऑल क्या कह देते हैं, उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कह देते हैं। यानी ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहलाते हैं। बाउंडेड अबव की मैंने डेफिनेशन बता दी है कि अगर आपको ऐसा रियल नंबर m मिल जाए कि उस रियल नंबर m से सीक्वेंस की तमाम टर्म्स छोटी हों, तो हम बोल देंगे कि वो बाउंडेड अबव है सीक्वेंस। और अगर आपको ऐसा स्मॉल m मिल जाए जिससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स बड़ी हों या बराबर हों, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। और अगर इनमें से अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, तो फिर वो अनबाउंडेड हो जाएगा, या उसकी दोनों बाउंड्स मौजूद होनी चाहिए। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए ये शर्त है कि दोनों बाउंड्स मौजूद हों, अपर भी और लोअर भी।
अगर कोई एक भी मिस है तो वो सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें ये हमारा सीक्वेंस 1/n है, तो आप कोई भी इसमें n पुट करें, कोई भी n इसमें पुट करें, ये हमेशा जो सीक्वेंस है इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी या लेस दैन 1 आएगी, ठीक है? इक्वल टू 1 या लेस दैन 1 आएगी। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमेशा वो ग्रेटर दैन 0 आएगी या 0 के इक्वल आएंगी। देखें आप, मैंने आपको बताया था ना कि जब आपका नीचे नंबर बढ़ता जाता है तो वो नंबर छोटा होता जाता है। तो देखें जब आप इस सीक्वेंस में 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है, फिर आप 2 पुट करें तो 0.5 आएगा, 3 पुट करें 0.33 आएगा। इस तरह करके आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देख लें, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 होगा ना, तो 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ रहा है। बाकी आप जितने भी बड़े नेचुरल नंबर्स इसमें पुट करते जाएंगे इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी, और कभी भी ये सीक्वेंस जो है वो 0 से बड़ा नहीं होगा, और 0 से हमेशा, बल्कि ये सीक्वेंस हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है फॉर ऑल n। तो देखें इसका हमें अपर बाउंड भी मिल गया और लोअर बाउंड भी मिल गया। अपर बाउंड क्या है? 1, यानी कि इस सीक्वेंस की तमाम वैल्यूज़ जो हैं, तमाम टर्म जो हैं वो 1 से छोटी हैं, और इस सीक्वेंस की तमाम जो टर्म्स हैं वो 0 से बड़ी हैं। तो ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 की पावर n। 2 की पावर n, जब आप इसमें n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो ये क्या सेटिस्फाई करता है? 2 की पावर n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। तो देखें जब 1 पुट किया तो ये 2 आया, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा। तो देखें जब आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 पुट करने से हमें 2 मिली है। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, लेकिन बाउंडेड अबव इसका नहीं है। अपर बाउंड इसकी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई भी ऐसा रियल नंबर हमें नहीं मिलता जिससे इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स छोटी हों, लेकिन हमें 2 ऐसा नंबर मिल गया जिससे इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स बड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक बाउंड हमें मिला, एक नहीं मिला, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोटोन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस an इज़ इंक्रीजिंग इफ़ an लेस दैन आर इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू n नॉट। कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब होता है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब होता है जब सीक्वेंस की पहली टर्म दूसरी टर्म से छोटी हो। फ़र्ज़ करें ये जो सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, ठीक है, सो ऑन चलता जा रहा है। देखें इसकी पहली टर्म जो है दूसरी टर्म से छोटी है, दूसरी टर्म तीसरी टर्म से छोटी है, यानी कि यह सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। तो पहली टर्म को हम क्या कहते हैं? an, दूसरी को क्या कहते हैं? an प्लस 1, ठीक है। यानी जो अगर इसको an बोला है तो अगली टर्म an प्लस 1 होगी। तो देखें इसमें क्या है कि an जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू है an प्लस 1, यानी कि जो पहली टर्म है वो दूसरी टर्म से छोटी है और दूसरी टर्म तीसरी टर्म से छोटी है। तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर an जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू है an प्लस 1, यानी जो पहली टर्म है वो छोटी है an प्लस 1, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इज़ डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग कब होगा? जब an हमारा बड़ा होगा इससे an प्लस 1 से। फ़र्ज़ करें ये सीक्वेंस है हमारे पास। सीक्वेंस आप कह सकते हैं किस तरह होगा कि 3, 2, 1, 0, ठीक है, -1, ठीक है, इस तरह करके। तो देखें ये पहली टर्म जो है वो बड़ी है, दूसरी छोटी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी देखें कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि ये सीक्वेंस छोटा, इसकी टर्म जो है वो छोटी होती जा रही हैं। पहली टर्म जो है वो दूसरी टर्म से बड़ी है, यानी an जो है वो ग्रेटर है an प्लस 1 से, ठीक है। तो देखें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन कब होगा? जब या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये मोनोटोन सीक्वेंस है। यहाँ पे एक थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस an इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोन देन द सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज। वो कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है तो सीक्वेंस जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। ये ज़रूरी है, पक्की बात है ये। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है an 1-1/n, जहाँ पे n जो है वो हमारा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? an प्लस 1, हमने क्या पढ़ा है? सीक्वेंस जो है वो क्या होगा? देखें कि यहाँ पे हमने पढ़ा था an प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? an प्लस 1 माइनस an ग्रेटर दैन 0, an प्लस 1 माइनस an ग्रेटर दैन 0। इंक्रीजिंग सीक्वेंस की सॉरी,
इंक्रीजिंग सीक्वेंस की ये भी डेफिनेशन है कि अगर आप दो टर्म्स का डिफरेंस लें और वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, यानी कि अगर क्या हो कि दो टर्म्स का आप दूसरी टर्म और पहली टर्म का अगर आप डिफरेंस लें, देखें फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ऐसा सीक्वेंस है 2 4 8, तो अगर आप 4 - 2 करें यानी an+1 ये टर्म है और an ये है, तो इसमें से ये वाली टर्म अगर आप माइनस करें तो आपका आंसर क्या है, 2 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर किसी सीक्वेंस को इंक्रीजिंग साबित करना है तो हम क्या करेंगे, उसका an+1 माइनस an फाइंड आउट करेंगे। अगर वो 0 से बड़ा बन गया तो हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखें हमने सिंपल क्या किया कि ये हमारे पास an है 1/1 - 1/n, इसका हमने an+1 फाइंड करना है। तो an+1 क्या होगा, n की जगह पे n+1 पुट करते हैं, तो 1 - 1/n+1 ये किसकी वैल्यू आ गई, an+1 की, ये रखें, -1 - 1/n an की वैल्यू ये आ गई। अब इसको ब्रैकेट्स ख़त्म करके 1 और 1 कट जाएंगे, तरतीब दे के ये आ जाएगा 1/n - 1/n+1, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 से। आप n की कोई भी वैल्यू ले लें, ये हमेशा ग्रेटर होगा 0 से। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखें हमने थ्योरम की मदद से इसको मोनोटोन साबित कर दिया, यानी कि कोई भी फंक्शन जो है सीक्वेंस है मोनोटोन कब होता है, जब वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो हमने इसको इंक्रीजिंग साबित करके ये साबित कर दिया कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोन है। अब हम इसको क्या साबित करेंगे, बाउंडेड साबित करेंगे। फिर हम बोल देंगे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा बाई थ्योरम, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी है, सिंस 1/n हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आप कोई भी n की वैल्यू ले लें, n हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन इक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -1/n और ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ 1 ऐड करें, 1 - 1/n लेस देन 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि an बन गया हमारा 1 - 1/n किससे लेस हो गया, 1 से बराबर है सॉरी, यानी कि ये जो an है, an इसके बराबर ही था ना, ये हमेशा किससे लेस रहेगा, 1 से लेस रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ग्रेटर 0 से रहेगा और लेस रहेगा 1 से। तो जब 0 और 1 इसके हमें दो अपर और लोअर बाउंड मिल गए तो इसका मतलब ये है, देखेंगे ये an हमारा, ये an जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है और इसको हमने इंक्रीजिंग शो कर दिया है। तो ये बाई कन्वर्जेंस, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से ये क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स नया टॉपिक सम्स एंड सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ का मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ कि जब आप इनफाइनाइट सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन डाल दें तो आपको क्या हासिल होता है, सीरीज़ हासिल होती है। जो रिज़ल्ट आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। अगर आप किसी भी टर्म सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दें, उनके दरमियान प्लस डाल दें तो वो सीरीज़ बन जाती है। इसको कैसे लिखते हैं, देखें सम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, समेशन n = 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ जो है वो इनफाइनाइट है। तो देखें a1 + a2 + a3 + सो ऑन चलता जाए। पहले हमारे सीक्वेंस के दरमियान जो टर्म्स थी उनके दरमियान कोमा आता था, अब हमने क्या कर दिया, प्लस डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन गई, इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ कैन नॉट बी ऐड बाई डायरेक्ट एडिशन, वी यूज़ पार्शियल सम्स। तो देखें ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है वो डायरेक्टली हम उसको ऐड नहीं कर सकते चीज़ों को, उसके लिए हम पार्शियल सम्स का इंतखाब करते हैं। पार्शियल सम्स का क्या मतलब होता है, उसमें हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं, पहली k टर्म्स ले लेते हैं सीरीज़ की, जैसे कि देखें n = 1 से लेकर k तक। k यहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर है, यानी कि पहले सीरीज़ हमारी इनफाइनाइट थी, बाद में हमने क्या किया, पार्शियल सम फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइनाइट नंबर्स को सीरीज़ की जो फाइनाइट टर्म्स हैं उनको ऐड करके क्या हुआ, पार्शियल सम्स बन गए। पार्शियल का क्या मतलब है, जो हिस्सों में हो। फ़र्ज़ करें ये हमारी सीरीज़ है 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस इस तरह इनफाइनाइट सीरीज़ है। ये पहला सम, इसको हमने S1 बोल दिया। फिर अगली 2 टर्म्स का सम, इसको हमने S2 बोल दिया। फिर अगली 3 टर्म्स का सम S3। ये क्या बन गए, ये पार्शियल सम्स बन गए। इसी तरह 4 टर्म्स का पहली का सम S4, यानी कि पार्शियल सम। इस तरह पहली k टर्म्स का सम क्या होगा, ये देखें पहली k टर्म्स का सम मैंने 1 से लेकर k तक हमने सम फाइंड आउट किया। व्हेन k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वी डिटरमिन
तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी फाइनाइट वैल्यू को या डाइवर्ज करेगी। तो देखें, जब हम के को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाते हैं तो अगर हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज, अदरवाइज़ वो डाइवर्ज कर जाती है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई एग्जांपल की, मैं आपको बस समझा देता हूँ कि कोई मरीज़ है हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसको डेली मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन इस तरह दी जाती है कि आपने पहले दिन उसको 500 mg का टीका या इंजेक्शन के ज़रिए आपने क्या किया, उसको मेडिसिन दी। फिर क्या होता है, फिर एक दिन के बाद क्या होता है कि उसकी जो आधी मिकदार है ना, जो आपने पहले दिन दी होती है, उसकी आधी मिकदार बच जाती है, फिर आप उसको नया 500 mg दे देते हैं। तो देखें, इसकी मैं सीरीज़ बनाने लगा हूँ। देखें, डे 1 पे आपने उसको सिंपल 500 mg मेडिसिन दे दी। फिर आपने क्या किया, डे 2 पे 500 mg, पहले 500 का आधा क्या हुआ, 250। तो 250 तो उसके जिस समय पहले मौजूद था एक दिन बाद, फिर आपने न्यू क्या कर दिया, 500 और दे दिया। तो देखें 250 और 500 कितना बन गया, 570 mg। इसी तरह देखें फिर अगले दिन क्या हुआ कि जो 750 था उसका आधा तो पहले ही मौजूद था, आपने 500 और दे दिया, तो 875 बन गई है। 375 प्लस 500 875। इसी तरह फिर क्या हुआ कि 875 का आधा जो कि 437.5 बनता है वो तो मौजूद था, लेकिन आपने 500 और उसको टीका लगा दिया, तो ये उसका फिर चौथे दिन का पूरी दवाई बनी। तो अब हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाते हैं। देखें, S1 पहली टर्म का सम, ठीक है, पहली टर्म तो एक ही है, तो S1 हमारा 500 आ जाएगा। S2 क्या है, S2 हमारे पास होगा 750। S3 हमारा क्या होगा, 875। S4 हमारा क्या होगा, 937.5। S5 968.75। S10 हमारा 999.02 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पार्शियल सम्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, S1 का क्या मतलब है, पहली टर्म, ठीक है, यानी कि ये पहली टर्म, ठीक है, पहली टर्म तो 500 mg थी, लेकिन दूसरी में फिर क्या हुआ, दूसरी में 250 और 500 ऐड होके ये पार्शियल सम 750 बन गया। इसी तरह करके सो ऑन चलते जाएंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एन इन्फिनिट सीरीज़ इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जो इन्फिनिट सीरीज़ होती है वो इस तरह की एक्सप्रेशन होती है, n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये चलती जाती है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज़ बोलते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के द केथ पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज डिफाइंड है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे के आएगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पहली के टर्म्स का आपने सम लेना है तो वो केथ पार्शियल सम होगा, जिसको हम एस के से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फिर हमारा एन हमारा 1 से स्टार्ट होकर के तक जाएगा, यानी कि हम पहली के टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो हमारा केथ पार्शियल सम होगा। इफ़ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स अप्रोचेस टू अ रियल नंबर एस एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो देखें जब आपका के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, देखें पार्शियल सम्स का क्या बनता है, फिर एक सीक्वेंस बनता है। तो जब आप के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं उस सीक्वेंस के लिए, तो आपको लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पार्शियल सम्स का जो सीक्वेंस है आपको एक रियल नंबर एस दे दे, तो हम कहेंगे कि एस इज़ कॉल्ड सम ऑफ सीरीज़। तो जो हमें एस मिलता है उस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज़ जो है कन्वर्ज भी कर गई है, और एस को हम क्या बोलेंगे कि ये सम है सीरीज़ का, अदरवाइज़ वो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, अगर हमें कोई रियल नंबर एस की शक्ल का नहीं मिलता। अगर हमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर मिलता है सीरीज़ को सीरीज़ के जो पार्शियल सम्स हैं उनकी लिमिट लेने से, अगर हमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलता है तो वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सीरीज़ है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n। तो इसकी मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, ये देखें 1/2 n1 के लिए, 1/4 n2 के लिए, और इसी तरह चलते जाएं। पहला पार्शियल सम क्या होगा, S1 इज़ इक्वल टू 1/2। दूसरा पार्शियल सम क्या होगा, पहली दो टर्म्स का सम, ठीक है, तो देखें 1/2 प्लस 1/4। तीसरा पार्शियल सम क्या होगा, पहली 3 टर्म्स का सम, और चौथा पार्शियल सम क्या होगा, पहली 4 टर्म्स का सम, जो कि ये आ गया। इस तरह करके ये चलता जाएगा S5 S6 S7, तो ये एक सीक्वेंस बनेगा। तो देखें द सीक्वेंस SK इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 1। तो देखें अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे S5 S6 S7 S8 चलता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है, नंबर बड़ा होता जा रहा है, सॉरी नंबर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और 1 की तरफ चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सीरीज़ का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट एक और अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, 1 - 1/2
+1/3 -1/4 +1/5। तो देखें ये आपके पास सीरीज़ है, इसमें S1 पहली टर्म, S2 पहली 2 टर्म्स का सम, S3 पहली 3 टर्म्स का सम, S4 पहली 4 टर्म्स का सम, S5 ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। द पार्शियल सम्स ऑसिलेट, तो देखें पार्शियल सम्स कभी बड़े हो रहे हैं कभी छोटे हो रहे हैं, बट द जंप बिटवीन टर्म्स बिकम स्मॉलर ईच टाइम, लेकिन जो टर्म्स के दरमियान जंप है वो हमेशा छोटा होता जा रहा है, ठीक है, हर दफ़ा हमेशा छोटा ही जंप होता जा रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर आप इनकी कैलकुलेट करें तो S5 की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 0.7833। S10 अगर आप कैलकुलेट करके उसकी पॉइंट में फाइंड आउट करें तो ये S20 की ये आती है। तो अगर आप इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को ऑब्जर्व करें तो ये अप्रोच कर रहा है 0.7 की तरफ। तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन बहुत स्लोली कन्वर्ज कर रही है, बहुत स्लोली ये 0.7 की तरफ जा रही है, ठीक है। देखें ना यहाँ पे ये मतलब कि उसके इर्द गिर्द ही रह रही है, यहाँ पे 0.78 है, यहाँ पे 0.64, यहाँ पे 0.68, मतलब कि उसके इर्द गिर्द उसके करीब जंप कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसके करीब करीब कन्वर्ज कर रही है 0.7 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है द हार्मोनिक सीरीज़। एन इंपॉर्टेंट सीरीज़ इज़ द हार्मोनिक सीरीज़ डिफाइंड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो कि हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एन हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और ए एन यानी nth टर्म हमारी क्या है 1/n। तो जब आप n को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा, 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 1/3, फिर 4, ये इस तरह सोन चलती जाएगी। ऑल दो द टर्म्स डिक्रीजेज आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये टर्म्स कहाँ पे किस तरफ जा रही हैं, ये जीरो की तरफ जा रही हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता जा रहा है। तो जब बड़ा होता जाएगा क्या होगा, ये ज़ीरो की तरफ चलता जाएगा, नंबर छोटा होता जाएगा, तो ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन ये सीरीज़ इटसेल्फ जो है वो कन्वर्ज नहीं करती। हालांकि ये देखें ज़ीरो की तरफ जा रहा है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती, ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है वेरी स्लोली, ठीक है। इसमें यही खासियत है कि आपको देखने से लग रहा है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, लेकिन एक्चुअली ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, लेकिन बहुत स्लो तरीके से। अब देखें इस सीरीज़ के हम केथ पार्शियल सम को हमने डिनोट किया है, केथ पार्शियल सम को एस के से। तो देखें n = 1 से लेकर k तक 1/n। तो देखें k अगर हमारा 10 है तो उसका पार्शियल सम यानी पहली 10 टर्म्स का सम ये है। फिर हमारा अगर 100 हो तो फिर हमारा सम जो है वो ये आ गया। देखें आप ये सीरीज़ बढ़ती जा रही है 2.9 से, जब 100 पहली 10 टर्म्स का सम 2.92 था, लेकिन जब हमने 100 किया तो ये 2 से बड़ा होकर 5.12 तक चला गया, ठीक है, 5.18 तक। जब हमने 100 किया 1000 किया तो ये 7.48 पर, जब 10,000 किया तो ये 9.78 पर, जब 1 लाख किया नंबर ऑफ़ टर्म्स को तो ये 12.0905। देखें टर्म्स की तादाद कितनी बढ़ गई है, लेकिन इसका सम सिर्फ 12.0.015। तो देखें इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, यानी कि अगर हम इसके बाद 1 करोड़ करें तो ये कहाँ पे जाएगा, 20 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 1 अरब करें तो ये 100 के करीब चला जाएगा, 100 पॉइंट कुछ। तो देखें इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सम तो इसका बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी कि ये स्लो बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है इसका सम जो है, ठीक है, इसका सम जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, हमें यहाँ से भी आइडिया हो गया। अब इसका प्रूव करते हैं। डिस्पाइट स्लो इंक्रीज व्हेन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट के अप्रोचेस टू एस के हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप के की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले के जाएंगे, यानी टर्म्स आपकी इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो ये आपका सम भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब देखें अगर आप इसको देखें ये सीरीज़ को, फर्स्ट पार्शियल सम को हमने S1 से रिप्रेजेंट किया जो कि 1 के बराबर है। S2 क्या होगा, पहली 2 टर्म्स को ऐड किया। S3 क्या होगा, S4 क्या होगा, पहली 4 टर्म्स को ऐड किया ये वाली। S8 क्या होगा, पहली 8 टर्म्स को ऐड किया, ये देखें, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखें कि S4 में अगर आप गौर करें, ये वाली जो S4 है इसमें अगर आप गौर करें तो ये दो जो टर्म्स है इसको आप ऑब्ज़र्व करें, 1/3 + 1/4, इसको मैंने लेके ऑब्ज़र्व किया। तो जब मैंने 1/3 की जगह पे 1/4 किया, क्योंकि 1/3 बड़ा होता है 1/4 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने 1/3 की जगह पे रिप्लेस किया 1/4। तो ये पूरी टर्म जो है वो 1/3 + 1/4 किससे बड़ी होगी, 1/4 + 1/4 से। यानी मैंने क्या किया, 1/3 जो है वो बड़ा होता है 1/4 से। तो देखें
1/3 को मैंने रिप्लेस किया 1/4 से, तो 1/3 प्लस 1/4 किससे बड़ा हुआ, ये 1/3 की जगह पे मैंने यही लिख दिया और ये 1/4 वैसे ही आ गया। इसको इस साइड पर वैसे ही रहने दें, इसको ऐड करके 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। अब आपने पहला S4 लिया, ये मैंने ले लिया, और आपने क्या किया कि 1 + 1/2 वैसे लिख दिया, और इन दो टर्म्स की जगह पे क्या लिखा, इसको सॉल्व करके 1/3 + 1/4 को 1/2 आया था ना, तो 1 + 1/2 + 1/2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि S4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 टाइम्स 1/2, क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो इसको 2 टाइम्स 1/2 लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरह S8 को चेक करें, S8 को चेक करेंगे तो देखें S8 क्या है हमारे पास, S8 है 1 + 1/2 1/3 1/4। तो इसकी आपने लास्ट वाली 4 टर्म्स लेनी है, 1/5 + 1/6 1/7 1/8। ये 4 फाइनल टर्म लें तो देखें 1/5 किससे बड़ा है, 1/8 से, तो 1/5 की जगह पे 1/8, इसकी जगह पे 1/8, इसकी जगह पे 1/8 और 1/8 की जगह पे 1/8 ही आ जाएगा। हमने सिंपल क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने 1/3 की जगह पे रिप्लेस किया था 1/4, और ये एक ग्रेटर देन का साइन आ गया था, यहाँ पे भी फिर क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो देखें फिर यहाँ पे क्या होगा कि S8 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, वो बड़ा हो जाएगा 1 + 1/8, ठीक है, 1 + 1/8, यानी कि देखें इसकी जगह पे हमने यहाँ सारा 1 + 1/8 सारा कुछ करके ये इसको ऐड करेंगे, ये वाली को, तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 1/2 आ गया, 1 + 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 + 1/2, ठीक है, इसको हम 1 + 3 टाइम्स 1/2 लिख सकते हैं, 1 + 3 टाइम्स 1/2। तो देखें अगर आप इसको लिख सकते हैं कि S4 जो है, यहाँ पे देखें S4 जो था वो 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1/2 था ना, ये देखें यहाँ पर, और S8 हमारा क्या था, 1 + 3 टाइम्स ऑफ 1/8। तो देखें S4 को हम क्या लिख सकते हैं, S × 2 की पावर 1, S8 को क्या लिख सकते हैं, S × 2 की पावर 3। तो इन जनरल एक फार्मूला बनेगा कि S2 की पावर j जो कि बराबर होगा 1 + j × 1/2, और j हमारा जब इन्फिनिटी तक जाएगा, जब आप इनफाइनाइट 1/2, j की वैल्यू यहाँ पे क्या है, j की वैल्यू यहाँ पे पहले 2 थी, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि जब आप 1 + 1 में आप जब बहुत सारे 1/2 इनफाइनाइट 1/2 जमा करेंगे तो ये भी किस तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो SK इज़ अनबाउंडेड, सो ये डाइवर्ज कर जाएगी सीरीज़। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे S4 को किया, S8 का हमने थोड़ा सा ऑपरेशन किया, तो S4 को देखा तो ये 1 + 2 टाइम्स 1/2 बना। S8 को जब हमने उसी ऑपरेशन के तहत किया, यानी कि 1/5 की जगह 1/8, 1/6 की जगह पे 1/8, इस तरह करके रिप्लेस किया, तो S8 हमारा फिर क्या बना, ग्रेटर दैन किससे बन गया, 1 + 1/8, ये सारी चीज़ों से, और ये 1/8 को सारी को जमा किया तो 1/2 बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 1 + 1/2, ठीक है, तो बाकी 1 + 1/2 + 1/2, ठीक है, ये 1 + 1/2 वहाँ से आया और इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस 1 + 1/2 से, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स 1/2 बना। तो जनरली अगर हम देखें तो ये S2 की पावर j 1 + j × 1/2, यानी कि j हमारा जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो जब देखें इन्फिनिटी की तरफ पहले 2 था, फिर 3 आया, ऐसे ऐसे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो इस तरह करके ये बढ़ता जाएगा, नंबर चलता जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ये सीरीज़ जाएगी। तो देखें ये फिर अनबाउंडेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।